हेलो बच्चों, हम लोग आज भाषा का रिवीजन करेंगे। क्योंकि आपका हिंदी लैंग्वेज का सिलेबस अब ख़त्म हो गया है, तो हम लोग अब टॉपिक वाइज 1 बाय 1 सबका रिवीजन करेंगे। तो पहले आज हम लोग रिवीजन करेंगे भाषा का, जिसमें भाषा से संबंधित जितने प्रश्न हैं उनके उत्तर मैं आपको बताऊंगी और समझाऊंगी। साथ ही साथ आप इन्हें याद भी करते चलिएगा, ताकि रिवीजन के साथ आपको याद भी हो जाए। तो आइए इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को और उनके उत्तर को देखते हैं। भाषा किसे कहते हैं? तो मैंने आपको उसमें बताया था जब पार्ट मैंने शुरू किया था, लेकिन आइए चलिए आज फिर उसको देख लेते हैं। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों को बोलकर व लिखकर दूसरों को बता सकते हैं और दूसरों के मन के भावों को सुनकर एवं पढ़कर समझ सकते हैं। तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। जैसे कि हमें अपनी मन की बात किसी और को बताना हो और किसी और को अपनी बात हमसे कहना हो, तो वो उन बातों को कहने के लिए जिन भी माध्यम का प्रयोग करता है उनको हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। अब जैसे आपको कुछ कहना हुआ, आपने बोलकर सामने वाले को बता दिया, सामने वाले को कुछ कहना हुआ, उसने बोलकर या लिखकर आपको बता दिया। तो यही सब माध्यम है जिसके जरिए आप अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचा पाते हैं और दूसरों के विचार आप तक आ पाते हैं। इन्हीं सब माध्यम को हम भाषा कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि भाषा किसे कहते हैं। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो है भाषा के कितने भेद होते हैं? अब भाषा के 2 भेद होते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा में हम बोलकर अपने विचार प्रकट करते हैं और लिखित भाषा में हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं। तो ये दोनों क्या हो गए? भाषा के भेद हो गए। कौन कौन से? मौखिक और लिखित। अब आइए क्वेश्चन देखते हैं, मौखिक भाषा किसे कहते हैं? तो मौखिक भाषा वह भाषा होती है जिसमें हम अपने मन के भावों को बोलकर प्रकट करते हैं, दूसरों के भावों को सुनकर समझते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि मौखिक भाषा में अगर हमें किसी के विचारों को जानना होता है तो अपने विचार बोलकर प्रकट करता है, और अगर हमें अपने विचार दूसरों को बताना होता है तो हम भी बोलकर प्रकट करते हैं। ये कौन सी भाषा कहलाती है? मौखिक भाषा। अब देखते हैं लिखित भाषा किसे कहते हैं। तो लिखित भाषा वह भाषा होती है जिसमें हम लिखकर अथवा पढ़कर अपने विचारों को एक दूसरे से अवगत कराते हैं। यहाँ पर अवगत का अर्थ है जानकारी देते हैं, यानी कि जब हमें किसी को अपने विचारों को बताना होता है और उन्हें हम लिखकर प्रकट करते हैं तो वो लिखित भाषा के अंतर्गत आता है। ठीक इसी प्रकार अगर सामने वाला भी हमें अपने विचारों को लिखकर बताएगा तो कौन सी भाषा में आएगा? लिखित भाषा में आएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हम अपने विचारों का आदान प्रदान जब लिख कर करते हैं या एक दूसरों को लिख कर बताते हैं तो किसके अंतर्गत आता है? लिखित भाषा के अंतर्गत आता है। तो आप समझ गए होंगे कि लिखित भाषा किसे कहते हैं और मौखिक भाषा किसे कहते हैं। मौखिक भाषा में अपने विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं और लिखित भाषा में हम अपने विचारों को लिख कर प्रकट करते हैं। आइए अब आगे देखते हैं, राजभाषा किसे कहते हैं? भारत की राजभाषा का क्या नाम है? तो राजभाषा किसी राज्य या देश की घोषित भाषा होती है जो कि सभी राज्य के प्रयोजनों में प्रयोग होती है। मतलब राजकीय कार्यों में जिस भाषा का हम प्रयोग करते हैं वो हमारी राजभाषा कहलाती है। और भारत की राजभाषा हिंदी है, क्योंकि यहाँ पर राजकीय कार्यों के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। आइए अभी रिक्त स्थान की पूर्ति करिए, इन्हें देखते हैं। प्राचीन काल में मानव डैश एवं डैश द्वारा अपने विचारों को व्यक्त करता था। तो प्राचीन काल यानी कि पुराने समय में मानव अपने विचारों को कैसे व्यक्त करता था? प्राचीन काल में मानव अपने विचारों को बोलकर और संकेत द्वारा व्यक्त करता था। भाषा के 2 भेद होते हैं, डैश और डैश। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि भाषा के कौन कौन से 2 भेद होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। तो यहाँ पर जो रिक्त स्थान है वहाँ पर आएगा मौखिक और लिखित। हिंदी हमारी डैश है, हिंदी हमारी क्या है? राजभाषा है। हिंदी व संस्कृत भाषा की लिपि है। कौन सी लिपि है हिंदी और संस्कृत की?
हिंदी और संस्कृत की लिपि नागरी है। इन दोनों ही भाषा की लिपि देवनागरी है, ये बात आप याद रखिएगा। आइए आगे देखते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। का किसी राष्ट्र के संपूर्ण क्षेत्र में प्रयोग होने वाली भाषा, मतलब किसी भी राष्ट्र के संपूर्ण क्षेत्र में जो भी भाषा प्रयोग की जाती है वो कौन सी होगी? राष्ट्रभाषा। खा बोलकर अपने विचार प्रकट की जाने वाली भाषा, मैंने आपको भी पहले ही बताया था कि जिसके माध्यम से हम अपने विचार को बोलकर प्रकट करते हैं तो उसे हम कौन सी भाषा कहते हैं? मौखिक भाषा। लिखकर व्यक्त की जाने वाली भाषा, और मैंने आपको ये भी बताया था कि हम अपने विचारों को अगर लिख कर व्यक्त करते हैं तो वो कौन सी भाषा के अंतर्गत आएगी? लिखित भाषा के अंतर्गत। संकेतों के माध्यम से प्रकट की जाने वाली भाषा, तो अगर हम अपनी बातों को, अपने विचारों को संकेत के माध्यम से प्रकट करते हैं तो वो कौन सी भाषा होगी? सांकेतिक भाषा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ने बताया भाषा के दो प्रकार होते हैं, एक मौखिक और लिखित, लेकिन यहाँ पर तो सांकेतिक भाषा भी है, तो फिर प्रकार में सांकेतिक भाषा क्यों नहीं बताई? हाँ, लेकिन भाषा के मुख्यतः दो ही रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। अब सांकेतिक भाषा में तो हम संकेत करके अपने विचारों को बताते हैं, लेकिन इसे लिखा तो नहीं जा सकता ना, तो क्योंकि इसे हम लिपिबद्ध नहीं कर सकते, लिख नहीं सकते, इसलिए इसको भाषा के प्रकार में सम्मिलित नहीं किया गया है। इसलिए भाषा के मुख्यतः दो ही रूप होंगे, कौन कौन से? मौखिक भाषा और लिखित भाषा। लेकिन ये भी याद रखिएगा कि संकेत के माध्यम से अगर हम प्रकट करें तो वो सांकेतिक भाषा होगी। दिए गए प्रदेशों को उनकी भाषा के साथ मिलान कीजिए, ये मैंने आपको बताया था। आइए फिर से इसको जान लेते हैं ताकि आपको याद रहे कि कौन से प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है। कौन से प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है? असम में कौन सी भाषा बोलते हैं? असमिया। केरल में कौन सी भाषा बोलते हैं? मलयालम। आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा का प्रयोग किया जाता है। पश्चिम बंगाल में बांग्ला भाषा का प्रयोग किया जाता है। पंजाब में पंजाबी भाषा का प्रयोग किया जाता है। इसको आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। आइए एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। असम में असमिया, केरल में मलयालम, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, पश्चिम बंगाल में बांग्ला और पंजाब में पंजाबी भाषा का प्रयोग किया जाता है। इनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। आइए आगे देखते हैं। तो आगे कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं, जैसे नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। अब पहला है का मन के भावों तथा विचारों का आदान प्रदान कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ण, शब्द या भाषा? तो मैंने आपको जब पाठ पढ़ाया था तभी बताया था कि जब हम अपने मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उसे भाषा कहते हैं। भाषा की परिभाषा में भी मैंने आपको यही बताया था। चलिए दूसरा देखते हैं। मौखिक भाषा में मन के विचारों का आदान प्रदान कैसे किया जाता है? लिखकर, बोलकर या चुप रहकर? अब मैंने आपको बताया था कि जिसमें हम बोलकर अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं वो कौन सी भाषा होती है? मौखिक भाषा। तो इसमें राइट आंसर होगा बोलकर। गा वाला देखते हैं। लिखित भाषा में मन के विचारों का आदान प्रदान कैसे किया जाता है? ये भी मैंने अभी आपको बताया था कि हम लिखकर लिखित भाषा में अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। चलिए फटाफट इसे फिर से एक बार देख लेते हैं। मन के भावों तथा विचारों का आदान प्रदान क्या कहलाता है? भाषा। मौखिक भाषा में मन के विचारों का आदान प्रदान कैसे किया जाता है? बोलकर। लिखित भाषा में मन के विचारों का आदान प्रदान कैसे किया जाता है? लिखकर। अब आज ये भाषा चैप्टर का रिवीजन आपका फिनिश हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आपका रिवीजन कराऊंगी। थैंक यू।